जरा सोचिए, अगर आप 72 दिनों तक एक भयानक प्लेन क्रैश के बाद ऐसी जगह फंस जाए जहां सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ हो, ना कोई इंसान, ना कोई मदद और ना ही खाने पीने का कोई सहारा, बस चारों तरफ मौत की खामोशी और ठंड का ऐसा साया जिससे आपकी हर सांस डर से कांप उठे। लेकिन अगर उसी मौत के बीच कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 से। एक रग्बी टीम अपने फाइनल मैच के लिए अमेरिका से चिल्ली जा रही थी। ये एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी। प्लेन के अंदर सब हंसते मुस्कुराते थे। कई प्लेयर्स पहली बार प्लेन में सफर कर रहे थे और पहली बार अपने देश से बाहर किसी दूसरी जगह जा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार वाले भी थे जो अपने बच्चों को मैच में सपोर्ट करने के लिए साथ चल पड़े थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही प्लेन एंडीज पर्वतों के ऊपर से गुजरने लगा, बाहर का मौसम अचानक बदल गया। पहले तो अंदर बैठे खिलाड़ी बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में वो मौत से आंख मिलाने वाले हैं। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। तेज झटके लगने लगे। सभी यात्री डर गए। कई लोग चिल्लाने लगे तो कुछ प्रार्थना करने लगे। तभी एक यात्री बोला, डरने की जरूरत नहीं है। जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से उड़ता है तो इस तरह का टर्बुलेंस नॉर्मल होता है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे झटके और तेज होते जा रहे थे। प्लेन के अंदर का सामान ऊपर नीचे गिरने लगा। लोग सीट बेल्ट पकड़कर बैठे थे, फिर भी डर के मारे सबकी जान सूख गई थी। पायलट कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक सामने एक ऊंचा पहाड़ नजर आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन सीधे उस पहाड़ से जा टकराया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। प्लेन दो हिस्सों में बट गया। कुछ यात्री पिछली तरफ के हिस्से के साथ हवा में उड़ गए और हमेशा के लिए गुम हो गए, जबकि आगे का हिस्सा बर्फ की चट्टानों से टकराकर बुरी तरह रगड़ खा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि सीटें एक दूसरे के ऊपर चिपक गईं और कई लोग कुचल कर वहीं मर गए। जो लोग बच गए थे उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और बाकी जख्मी यात्रियों की मदद करने लगे। कुछ खिलाड़ी पायलट केबिन की ओर दौड़े, लेकिन वहां जाकर देखा दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी थी। चारों तरफ चीखें, खून और बिखरे हुए शरीर थे। ये दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उस प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे, लेकिन क्रैश के बाद सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। बाकी 18 की वहीं मौत हो गई थी। शाम हो चुकी थी। बाहर का अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवा इतनी तीखी थी कि जीवित बचे लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने प्लेन में पड़े सामान और उन लोगों के शवों का इस्तेमाल करते हुए हर दरार को बंद कर दिया। ऐसा करने से बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ सकी। सभी एक दूसरे के साथ सटकर बैठे, एक दूसरे की बॉडी हीट से खुद को जिंदा रखने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरों पर डर, सदमा और निराशा स्पष्ट था। उन्हें अब यह समझ में आ चुका था कि यहाँ से जिंदा निकलना शायद नामुमकिन था। फिर भी किसी तरह उन्होंने उस भयानक रात को काटा। सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मर चुके थे, लेकिन कम से कम अब तूफान थम चुका था और बाहर का मौसम थोड़ा साफ था। जब सब बाहर आए तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ना कोई पेड़, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान। ये जगह मानो दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। अब उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, वरना अगले कुछ दिनों में सबकी मौत तय थी। उन्होंने प्लेन की सीटें निकालकर अंदर थोड़ा स्पेस बनाया ताकि सब सो सकें। घायल लोगों को धूप में लिटाया ताकि उनके शरीर थोड़े गर्म हो सकें। पीने के लिए बर्फ पिघलाकर कुछ बूंदें पानी की जमा की गईं। सबका सामान इकट्ठा किया गया। जो भी काम की चीजें मिली उन्हें एक सूटकेस में रखा गया। जो लोग मारे गए थे उनकी बॉडीज को प्लेन से थोड़ा दूर ले जाकर बर्फ से ढक दिया गया ताकि जब मदद पहुंचे तो उन्हें सम्मान के साथ वापस ले जाया जा सके। थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सबने राहत की सांस ली। अब उन्हें भूख सताने लगी। थोड़े से बचे हुए खाने को सब में बराबर बांटा गया। हर किसी को बस एक छोटा टुकड़ा मिला, लेकिन जिंदा रहने के लिए यही उनका सहारा था। सबको उम्मीद थी कि शायद अब तक सरकार को पता चल गया होगा कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है और जल्द ही मदद आने वाली है, लेकिन मदद इतनी आसानी से नहीं आने वाली थी। उनकी जगह ऐसी थी जहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। एक गहरी घाटी में वो फंसे थे और तभी ऊपर से एक और प्लेन गुजरा। सभी लोग दौड़कर बाहर निकले, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाथ हिलाए, कोट जलाए ताकि धुआं बने। पर अफसोस वो प्लेन इतनी ऊंचाई पर था कि उसने नीचे झांक कर देखा भी नहीं। कुछ ही सेकंड में वो आसमान में गायब हो गया। रात फिर से उतर आई। रात के समय ठंड से बचने के लिए सभी ने अपने पास मौजूद सारे एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए और वापस प्लेन के अंदर जाकर छिप गए। किसी तरह उन्होंने वो रात भी काट ली। अगली सुबह जब सूरज निकला तो नांदो नाम के एक युवक को होश आया जो क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा था। नांदो की हालत बेहद खराब थी। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो घिसटते हुए अपनी बहन के पास पहुंचा और उसे कसकर गले लगाया। जब उसने अपने माँ बाप के बारे में पूछा तो बाकी बचे लोगों ने दुखी होकर बताया कि तेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे। ये सुनकर नांदो का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब समझ आने लगा था कि यह हादसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन चुका है। उधर बाकी बचे लोग फिर से बर्फ पिघलाकर पानी बनाने लगे। वो हर बूंद को सावधानी से जमा करते और एक एक घूंट को बांट कर पीते। फिर उन्होंने जमीन पर एक्स का बड़ा निशान बनाया ताकि अगर ऊपर से कोई प्लेन गुजरे तो उनकी मौजूदगी
मौजूदगी साफ दिखाई दे। कुछ देर बाद वाकई ऊपर से एक और जहाज गुजरा। सभी लोग खुशी से उछल पड़े। किसी ने शीशे चमकाए, किसी ने कपड़े लहराए। सब मिलकर चिल्लाने लगे, यहाँ नीचे देखो, हम जिंदा हैं। लेकिन अफसोस, वो जहाज उन्हें देखे बिना आगे निकल गया। फिर भी सबको उम्मीद थी कि शायद उस जहाज ने उन्हें देख लिया होगा और अब जल्द ही मदद पहुंचने वाली है। लेकिन वो रात भी यूं ही बीत गई। किसी ने उन्हें बचाने नहीं आया। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि अब शायद हमें कोई नहीं बचाएगा। अब बचे हुए लोगों ने सोचना शुरू किया कि यहाँ जिंदा कैसे रहा जाए, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कोई खाना, कोई पौधा, कोई जानवर नहीं। उसी दौरान किसी ने कहा कि प्लेन के पिछले हिस्से में शायद बैटरियां होंगी। अगर हम उन्हें यहाँ ले आए तो शायद रेडियो चालू करके बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकें। ये विचार सुनते ही सब में थोड़ी उम्मीद जाग उठी। लेकिन मुश्किल ये थी कि प्लेन का पिछला हिस्सा क्रैश के दौरान कहीं दूर टूट कर गिर गया था। किसी को नहीं पता था कि वो अब कहाँ है। फिर भी उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने लेदर और कांच से गॉगल्स बनाए ताकि बर्फीली हवा और तेज चमक से आंखों की रक्षा हो सके। 4 लोगों का एक ग्रुप तैयार हुआ जो उन बैटरियों की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर जाकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उन्हें समझ आया, इतनी ज्यादा बर्फ में किसी को ढूंढना नामुमकिन है और शायद इसी वजह से अब तक कोई रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं ढूंढ पाई। वो लोग आगे बढ़ते ही थे कि अचानक बर्फ उनके नीचे से खिसकने लगी। सब डर गए और घबराकर वापस अपने जहाज की तरफ लौट आए। इस तरह दिन बीतते गए। 6 दिन गुजर चुके थे और अब सारा खाना खत्म हो गया था। उनके पास ना कोई फल था, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़ पौधे। हर ओर सिर्फ सफेद मौत पसरी हुई थी। भूख से बेहाल होकर उन्होंने पत्थरों पर जमी हुई मॉस काई खाना शुरू कर दिया। उसका स्वाद बेहद गंदा था, पर मजबूरी थी। वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने को तैयार थे। इसी बीच नांदो बोला, अगर जरूरत पड़ी तो मैं मर चुके लोगों के शरीर को भी खा लूंगा, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ लोग सोच में पड़ गए, क्या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं? धीरे धीरे यह मुद्दा पूरे ग्रुप में बहस का विषय बन गया। कुछ ने कहा, नहीं, यह पाप है, ऐसा करने पर भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। जबकि बाकी ने कहा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भूख से मर जाएंगे। आखिरकार कई लोगों ने भूखे रहना चुना। उन्होंने अपने पेट पर पत्थर रख लिए और भगवान से दुआ की कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन वक्त बीतता गया, भूख बढ़ती गई। लोग इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने जूते की लेस और सिगरेट तक खाने की कोशिश की। दिन दर दिन हालात बदतर होते गए। भूख ने लोगों की आंखों को गहराई में धंसा दिया था और बात करने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन नांदो की बीमार बहन ने दम तोड़ दिया। 9 दिन बीत चुके थे और सभी मौत के दरवाजे पर खड़े थे। भूख अब जानलेवा हो चुकी थी और उनका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उनके पास केवल 2 रास्ते थे, या तो भूख से मर जाए या कुछ ऐसा करें जो इंसानियत के खिलाफ हो लेकिन उन्हें जिंदा रख सके। आखिरकार उन्होंने वो भयानक फैसला लिया, मरे हुए लोगों के शरीर को खाने का। 4 लोग बाहर गए, बर्फ में दबी लाशों को निकाला और कांपते हुए अपने हाथों से उन्हें काट कर खाना शुरू किया। यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वाले की आंखें फटी रह गईं। पहले बाकी लोग उन्हें घृणा से देख रहे थे, लेकिन भूख की तीव्रता ने धीरे धीरे कुछ और लोगों को उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि 5 लोग ऐसे थे जो मर जाना तो मंजूर करते थे, लेकिन इंसान का मांस खाना नहीं। बाकी लोगों ने उनका ख्याल रखा, शवों को दूर ले जाकर काटते रहे ताकि उन 5 को वो दृश्य न देखना पड़े। इसी दौरान नुमा नाम के एक लड़के को बर्फ में दबा हुआ एक सूटकेस मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर से एक रेडियो निकला। सभी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। उन्होंने कुछ तार और धातु के टुकड़े जोड़कर एक अस्थायी एंटीना बनाया। अंततः रेडियो पर आवाज आई, लेकिन जो खबर उन्होंने सुनी वो दिल तोड़ने वाली थी। रेडियो में बताया गया कि सरकार ने 66 जहाज भेजे थे इन लोगों की तलाश में। कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। इसलिए अब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और खोज बंद कर दी गई है। यह सुनते ही सबकी उम्मीदें बर्फ की तरह जम गईं। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होंठ सिले हुए थे। अब उन्हें समझ आ गया, कोई नहीं आने वाला। अब वही 5 लोग जिन्होंने मांस खाने से इनकार किया था, उनमें से 4 ने भी भूख के आगे हार मान ली, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अगर वो खुद कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद 3 लोगों ने फैसला किया, वो दोबारा उस प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकलेंगे। शायद वहाँ की बैटरियां मिल जाएं, जिनसे वे रेडियो को चालू करके बाहर की दुनिया को बता सकें हम अब भी जिंदा हैं। तीनों निकल पड़े। कई घंटों तक बर्फ में चलते रहे। सांसें ठंडी हवा में जमने लगी और तभी पर्वतों की उस सफेद वीरानी में, जहाँ बस बर्फ का अंतहीन समंदर था, कुछ लोगों को अपने टूटे हुए विमान के कुछ टुकड़े मिले। उन टुकड़ों के साथ उन्हें अपने एक साथी की निर्जीव देह भी मिली। वही खिलाड़ी जो विमान दुर्घटना के वक्त उनसे बिछड़ गया था। भारी मन से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। ठंडी बर्फ में एक छोटा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया और फिर चुपचाप अपने सफर पर निकल पड़े। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि विमान का पिछला हिस्सा यहीं कहीं आसपास होगा। घंटों की चढ़ाई के बाद उनके शरीर की ताकत जवाब देने लगी। तेज बर्फीली हवाओं ने सांस लेना तक मुश्किल बना दिया था। सुबह की पहली किरणों के साथ उनकी आंखें खुली, लेकिन जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। उनके शरीर बर्फ की मोटी परतों में ढके हुए थे। तीनों की हालत गंभीर थी। ठंड इतनी भयानक थी कि उनमें से एक की आंखें जम चुकी थीं और बाकी दोनों के पैर बर्फ में सख्त हो चुके थे। अब उनमें चलने की ताकत नहीं बची थी। बेबस होकर उन्होंने विमान के एक लोहे के हिस्से को स्लेज की तरह इस्तेमाल किया और उसी पर बैठकर पहाड़ से नीचे फिसल आए। जब वे नीचे लौटे तो खाली हाथ,
थके हुए और अंदर से टूट चुके थे। उनके इस हालात ने पूरे ग्रुप में उदासी छा दी। अंततः उस आखिरी बचे व्यक्ति ने भी हार मान ली। उसने पहली बार इंसानी मांस खाया, अपनी किस्मत को कोसते हुए सो गया। दिन बीते गए, एक एक दिन किसी सदी की तरह भारी। उन्होंने किसी तरह खुद को 17 दिनों तक जिंदा रखा, लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके थे। पिछले 5 दिनों से मौसम इतना खराब था कि बाहर निकलना नामुमकिन था। सभी लोग विमान के अंदर बैठे थे जब अचानक बाहर से तूफान की डरावनी आवाज आने लगी। पलक झपकते ही बर्फीला तूफान आया और विमान का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह बर्फ से भर गया। कई लोग बर्फ में दब गए। जो लोग ऊपर थे वे घबरा गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाथों से बर्फ खोदकर अपने साथियों को बाहर निकाला। लगभग सब बच गए सिवाय एक लड़की के, जो गहरी बर्फ में दब गई थी। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे अभी उस हादसे से उबरे भी नहीं थे कि तभी बाहर से फिर से गर्जन सुनाई दी। एक और तूफान आ रहा था, पहले से भी ज्यादा भयानक। कुछ ही पलों में जहाज पर दूसरा तूफान टूट पड़ा। बर्फ इतनी तेजी से भरी कि पूरा का पूरा जहाज दफन हो गया। कई लोग वहीं दम तोड़ बैठे। जो जिंदा बचे थे वे अब अंदर फंसे हुए थे, बिना किसी रास्ते के। तभी एक साथी ने साहस दिखाया। उसने विमान की छत में छेद कर दिया ताकि हवा अंदर आ सके और सबका दम घुटने से बच सके। वे सब हाथ जोड़कर बस यही दुआ कर रहे थे कि अब और बर्फ न गिरे, वरना वे हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएंगे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद उन्होंने खुद को संभाला। 8 मृत शरीरों को इकट्ठा कर कोने में रख दिया। अब उन्हें वहाँ फंसे हुए पूरे 18 दिन हो चुके थे। भूख ने सबकी हालत खराब कर दी थी। अब एक ही रास्ता था, उन डेड बॉडीज का मांस खाना, जिनके साथ वे कभी हंसे थे, बात की थी, सपने देखे थे। ये ख्याल ही सबके दिल को चीर गया। पर जिंदा रहने की चाहत इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देती है जो उसने कभी सोचा भी न हो। इसी दौरान नुमा नाम का लड़का टूटने लगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह गुस्से में आकर विमान की खिड़की तोड़ने लगा और तभी कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में जा धंसा। खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। वह बर्फ में छेद करता रहा, जैसे अपने भीतर की सारी घुटन बाहर निकाल रहा हो। 2 दिन की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने ऊपर की तरफ एक रास्ता बना लिया। बाहर निकलते ही सब खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मौत की जेल से आजादी पाली हो। उन्होंने बर्फ खोद खोद कर विमान को फिर से बाहर निकालने का काम शुरू किया। नुमा ने नोट किया कि उसके घायल पैर में अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। शायद बर्फ ने उसके जख्म को सुन्न कर दिया था। उसने ध्यान नहीं दिया और काम में जुटा रहा। आसमान में सूरज की किरणें निकल आई थी। जब सूरज की गर्माहट वापस आई तो सभी ने सोचा क्यों न विमान के पिछले हिस्से की खोज की जाए, लेकिन वे जानते थे कि आने वाली बर्फीली रातों का सामना करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया ताकि गर्मियों के मौसम में चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाए। देखते ही देखते 34 ही दिन बीत गए। मौसम अब पहले से थोड़ा बेहतर था, लेकिन जो लोग पहली बार प्लेन की खोज में गए थे वे अब बहुत बीमार थे। एक साथी भूख के चलते दम तोड़ चुका था और उनकी आंखों के सामने मौत ने एक और साथी को छीन लिया। उन्होंने उसे बर्फ में दफना दिया, लेकिन दिल में एक डर था, कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। 36वां दिन आया। सबने तय किया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे। उन्होंने थाना की विमान के पिछले हिस्से से बैटरियां लाकर रेडियो को चालू किया जाए ताकि बाहरी दुनिया को संकेत भेजा जा सके। 4 लोग, रोबर्टो, टिंटिन, नुमा और नांदो, ने खुद को तैयार किया। उन्होंने ठंड से बचने के लिए कई कपड़े पहने और बर्फीले पहाड़ों की ओर चल पड़े। घंटों की मेहनत के बाद विमान का पिछला हिस्सा कहीं नजर नहीं आया। इस बीच नुमा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बर्फ पर गिर पड़ा और बाकी तीनों ने देखा कि उसके पैर का जख्म सड़ चुका था। वे उसे वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन नुमा ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं नीचे चला जाऊंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। वह अकेला नीचे लौटा, टूटा हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा। जब वह प्लेन तक पहुंचा तो वहीं बेहोश होकर गिर गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके बाकी साथी प्लेन से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं वे 3 साथी कई घंटों की चढ़ाई के बाद आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां विमान का पिछला हिस्सा पड़ा था। वह हिस्सा जो चट्टान से टकराकर टूटा था। उन्हें देखकर लगा जैसे कठिनाइयों के बाद यह एक उम्मीद की किरण है। वे तेजी से उस जगह पहुंचे और विमान के पिछले हिस्से की जांच करने लगे। जांच करते समय उन्हें न सिर्फ बैटरियां मिली बल्कि कई और चीजें भी। ढेर सारे कपड़े, रम की बोतलें और सिगरेट के पैकेट्स। इन चीजों को देखकर उन्हें लगा कि शायद अब वे अपने साथियों को बचा पाएंगे। सारा सामान लेकर वे वापस अपने ठिकाने पर लौटे और बैटरी को विमान के रेडियो से जोड़ने की कोशिश की ताकि वे बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेडियो पहले ही खराब हो चुका था। उनकी आखिरी उम्मीद भी अब राख में बदल गई। और इसी बीच नुमा की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसके पैर का इन्फेक्शन अब पूरे शरीर में फैल चुका था। प्लेन से मिला खाना भी खत्म हो गया था, इसलिए अब वे दोबारा वही कर रहे थे, अपने मरे हुए साथियों का मांस खाकर जिंदा रहने की कोशिश। लेकिन नुमा ने खाना पीना बंद कर दिया। उसने कहा, जो बचा है वो तुम लोग खा लो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। उसे पता था कि अब उसका अंत करीब है। समय गुजरता गया। कुछ दिनों बाद कुछ और साथी दोबारा प्लेन के पिछले हिस्से तक गए, उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ और जरूरी चीज मिल जाए। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिसे जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग तैयार किया। ये बैग आने वाली रातों में उनकी जान बचाने वाला था। इसी दौरान रेडियो पर एक बड़ी खबर आई। विमान दुर्घटना को अब 68 दिन बीत चुके हैं।
हैं। सरकार इन लापता लोगों को खोजने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये शब्द सुनकर सबकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। मौत के सन्नाटे के बीच एक छोटी सी उम्मीद ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था, क्या उन्हें यहीं रहकर इंतजार करना चाहिए या फिर खुद चलकर मदद ढूंढनी चाहिए? कुछ लोग बोले, अगर हम यहीं रहेंगे तो कोई हमें देख नहीं पाएगा। वहीं कुछ ने कहा, नहीं, शायद रेस्क्यू टीम अब आएगी। इसी बहस के बीच रात ढल गई और नुमा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने अपने साथियों से कहा, जब मैं चला जाऊं तो मुझे खाने में इस्तेमाल कर लेना, कम से कम मेरी मौत किसी की जिंदगी बचा सके। ये कहते हुए नुमा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसके आखिरी शब्द सबके दिल में उतर गए। वे सब फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन उन शब्दों ने उन्हें नई हिम्मत दी। उन्हें नुमा के पास से एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था, मैं खुश हूँ कि मैं अपने दोस्तों के बीच मर रहा हूँ, इससे अच्छी मौत मुझे नहीं मिल सकती। उस खत ने सबके भीतर आग जला दी। अब वे किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। ग्रुप के 3 बहादुर साथियों रोबर्टो, नांदो और टिंटिन ने एक बार फिर बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ स्लीपिंग बैग और थोड़ा बहुत खाना लिया और बर्फीले पहाड़ों के बीच से निकलने की ठान ली। अब उनकी मंजिल थी चिल्ली, जहाँ से मदद बुलानी थी। तीनों बिना रुके चलते रहे। जब रात आई तो उन्होंने स्लीपिंग बैग में एक दूसरे के साथ सटकर नींद ली, क्योंकि ठंड इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। सुबह उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू की। घंटों की जद्दोजहद के बाद जब वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उनके सामने का नजारा उन्हें अंदर तक हिला गया। चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ थे, न कोई रास्ता, न कोई इंसान, न कोई निशान। उनकी हिम्मत टूटने लगी। किसी ने कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 लोगों का खाना था और रास्ता अनंत लग रहा था। तभी टिंटिन ने आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों आगे जाओ, मैं वापस लौटता हूँ। उसने अपना खाना दोनों को दे दिया ताकि वे आगे बढ़ सकें और कम से कम किसी की जान बचा सके। टिंटिन के लौटने के बाद रोबर्टो और नांदो 2 ही रह गए। सफर अब और मुश्किल था। हर कदम मौत से मुकाबला। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बर्फ, तूफान, भूख, सब कुछ झेलते हुए लगातार 10 दिन चलते रहे। आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ बर्फ कम थी। उनके सामने एक साफ पानी की नदी बह रही थी। वे झुककर उसमें से पानी पीते हैं और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो उन्हें विश्वास से परे लगता है। नदी के उस पार एक घोड़े पर सवार आदमी खड़ा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई भ्रम है, कोई सपना। वे एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों रोने लगते हैं। इतने दिनों बाद किसी जिंदा इंसान को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम जिंदा हैं, मदद करो। लेकिन वह आदमी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। नदी का बहाव और हवा का शोर बहुत तेज था। तब उस आदमी ने समझदारी दिखाई। उसने नदी के पार एक कागज और पेंसिल फेंकी। दोनों ने कांपते हाथों से उस कागज पर अपनी पूरी कहानी लिख दी। कैसे विमान गिरा, कैसे वे जिंदा बचे और बाकी लोग कहाँ हैं। वह आदमी कागज पढ़कर हैरान रह गया। तुरंत वह उस नोट को लेकर सरकारी अफसरों के पास गया। उधर सरकार को अब पता चला कि 2 महीने पहले जिस विमान दुर्घटना में सबको मरा समझ लिया गया था, वहाँ कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। सरकार ने फौरन रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। वह आदमी रोबर्टो और नांदो को अपने घर ले गया। उन्होंने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया और पहली बार उन्हें यकीन हुआ कि शायद अब जिंदगी फिर से शुरू होगी। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। रिपोर्टर्स, कैमरे, लोग सब इस चमत्कार को देखने पहुंचे। विमान में फंसे बाकी लोगों ने भी रेडियो पर यह खबर सुनी और खुशी के मारे रोने लगे, हंसने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। कुछ ही समय बाद रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नांदो के साथ उस जगह पहुंची और विमान क्रैश के पूरे 72 दिन बाद आखिरकार उन्हें सबको बचा लिया गया। सभी को शहर लाया गया, जहां उनका स्वागत हीरोज की तरह किया गया। परिवार वाले फूट फूट कर रोए, लोगों ने तालियां बजाईं, मीडिया ने तस्वीरें खींची। फिर सबको अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां उन्होंने एक दूसरे को नहलाने में मदद की, साफ कपड़े पहने और अलग अलग बिस्तरों पर लिटा दिया गया। लेकिन उस रात भी कोई भी अकेला नहीं सोया। वे सब एक दूसरे के पास ही रहे, क्योंकि वो साथ ही थे जिन्होंने मौत को हराया था। और इस तरह हमें पता चलता है कि उस विमान में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोग जिंदा लौट पाए। यह थी सच्ची घटना पर आधारित कहानी, जो हमें सिखाती है कभी हार मत मानो, क्योंकि उम्मीद ही जिंदगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मजेदार और दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए।